नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, रेलवे का एक महत्वपूर्ण बुक रेलवे समान विज्ञान के नाम से आदित्य रंजन सर के द्वारा लॉन्च कर दिया गया है। इसमें आपको 5000 प्लस क्वेश्चन मिलेगा और वन लाइनर और उसके बाद ऑब्जेक्टिव सभी चैप्टर बाय चैप्टर है। अगर आप लोग रेलवे की तैयारी करते हैं तो ये बुक आपको बर्दाश्त साबित होगा, क्योंकि इस बुक में दोस्तों कंटेंट जो है वो कम मात्रा में है, लेकिन जो कंटेंट है वो बहुत ही बेस्ट कंटेंट है। यानी आलतू फालतू जो कंटेंट इसमें नहीं मिलेगा। अगर आप रेलवे की तैयारी करते हैं, एलपी टेक्नीशियन, जेई सभी का वैकेंसी आया हुआ है, तो आप लोग एक बार रिवीजन के तौर पर इस बुक को ज़रूर पढ़िएगा। आज हम लोग इस बुक का सलूशन करेंगे बायोलॉजी, और इस बुक को आपको कैसे पढ़ना है वो सभी जानकारी यहाँ पे दिया गया है। जैसे मान के लिए फिजिक्स और भौतिकी, इसको आपको कैसे पढ़ना है, तो 26 दिन टारगेट रखा गया है इस बुक का, और हर दिन एक चैप्टर पढ़ना है। टोटल फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में टोटल 26 चैप्टर है और 26 दिन इसका लक्ष्य रखा गया है। जैसे हो गया मात्रक और बीमा, इसको आपको पहला दिन पढ़ना है। नेक्स्ट है बल और बल के प्रकार, इसको आप सेकेंड दिन पढ़ना है। कार्य, ऊर्जा और शक्ति, इसको आपको थर्ड दिन पढ़ना है। यानी एक दिन में एक ही चैप्टर आपको पढ़ना है। 26 दिन में इस बुक को कंप्लीट हो जाएगा। आज हम लोग बायोलॉजी से स्टार्ट करेंगे और हम भी 26 दिन में आपको कंप्लीट बुक का सलूशन करवाएंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि पूरे बुक का सलूशन मास्टर वीडियो के तहत हो, कि मास्टर वीडियो मिले, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा। उसके बाद हम लोग जो है इस बुक का मास्टर वीडियो भी अपलोड करेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं चैप्टर बाय चैप्टर फुली डिटेल्स पढ़ें, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा। देखिए, केमिस्ट्री हो गया और 10 दिन में फिजिक्स का ख़त्म। 11वां दिन से जो है केमिस्ट्री स्टार्ट होगा। केमिस्ट्री का प्रथम चैप्टर है पदार्थ और उसके अपघटक यानी घटक, तो यहाँ से केमिस्ट्री चालू होगा 11वां दिन से। फिर 20 दिन में, इन 10 दिन में केमिस्ट्री ख़त्म। उसके बाद 6 दिन में बायोलॉजी ख़त्म। यहाँ से देखिए, यहाँ से जीव विज्ञान दिया गया है। जीव विज्ञान जो है 18वां दिन चालू होगा, और जीव विज्ञान का प्रथम चैप्टर है कोशिका सिद्धांत और कार्य। ये सभी चैप्टर जो है जीव विज्ञान के सारे चैप्टर यहाँ पे आपको मिलेगा। टोटल जीव विज्ञान में 9 चैप्टर है और 9 दिन में ख़त्म। तो आपका टोटल लक्ष्य जो है 26 दिन रखा गया है। इस बुक को 26 दिन में फुल्ली डिटेल के साथ आप सलूशन कर सकते हैं या पढ़ सकते हैं। अगर आप लोग मास्टर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट कीजिएगा। आज हम लोग सलूशन करेंगे बायोलॉजी चैप्टर 1 से, कोशिका सिद्धांत से सलूशन करेंगे। तो अगर रेलवे के स्टूडेंट है तो आपके लिए ये बुक बेहतरीन होगा। और इस बुक का फुल सलूशन अगर चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल पर पूरे बुक का सलूशन मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और जितने भी साथी रेलवे का इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, नहीं तो आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, आज हम लोग सलूशन करेंगे चैप्टर 1 से बायोलॉजी का, और इसका जो है आप लोग बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा। और इसका पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, यहाँ बायोलॉजी का प्रथम चैप्टर है कोशिका सिद्धांत, संरचना और कार्य, और शुरू में आपको वन लाइनर के फॉर्म में मिलेगा। उसके बाद ऑब्जेक्टिव भी इसका मिलेगा। तो चलिए हम लोग पहले वन लाइनर इसका देखते हैं। सभी वन लाइनर एक ही वीडियो में सलूशन करेंगे। देखिए, जीवन की मूलभूत इकाई यानी यूनिट क्या है, तो जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका होता है। यानी कोशिका जो है जीवन की मूलभूत इकाई है। कोशिका की खोज किसने किया, ये अभी जो बीपीएससी टीचर एग्जाम हुआ था उसमें भी क्वेश्चन पूछा था कि कोशिका की खोज किसने किया, तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था कोशिका का खोज। सर्वप्रथम कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो स्लाइडेन और स्वान ने। स्लाइडेन दोस्तों ये मृत यानी पौधे में किया था, और स्वान जो है ये जीवों में किया था। कोशिका की खोज पौधे में स्लाइडेन और स्वान जीवों में किया था, ये 1838 में, और स्वान 1839 में किया था। नेक्स्ट है कि रॉबर्ट हुक ने डैश को देखकर कोशिका की खोज की थी, तो कॉर्क के टुकड़े को देखकर कोशिका की खोज किया था रॉबर्ट हुक ने। नेक्स्ट है कि मुख्य रूप से कोशिका के 2 भागों में विभाजित किया गया है, प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक। यानी कोशिका 2 प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, जीवाणु तथा नीलहरित शैवालों में मुख्य रूप से कौन सा कोशिका पाई जाती है, तो ये प्रोकैरियोटिक यानी छोटे जीवों में प्रोकैरियोटिक, और बड़े जीवों में जैसे हम लोग मानव है तो हम लोग में यूकेरियोटिक पाया जाएगा। और छोटे जीव जैसे जीवाणु, नीलहरित शैवाल, इसमें प्रोकैरियोटिक जीव पाई जाती है, यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। नेक्स्ट है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन का कार्य कौन करता है, तो इसमें जो श्वसन का कार्य करता है प्रोकैरियोटिक में, ये मेसोसोम करता है, मेसोसोम करता है।
जंतु व वनस्पति में कौन सी कोशिका पाई जाती है? तो अभी आपको बताए थे, जंतु और वनस्पति यानी बड़े जीवों में यूकेरियोटिक कोशिका पाई जाती है। यूकेरियोटिक को एक कोशिकीय जीवों को सम्मिलित किया गया है, यानी यूकेरियोटिक एक कोशिकीय जीवों को सम्मिलित किया गया है। तो ये प्रोटिस्टा जगत में एक कोशिकीय जीव को शामिल किया गया है। यूकेरियोटिक कोशिका में आरएनए का संश्लेषण किस में होता है? तो नाभिक यानी न्यूक्लियस में होता है। आरएनए का संश्लेषण नाभिक न्यूक्लियस में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सबसे बड़ी कोशिका, तो शुतुरमुर्ग का अंडा हो जाएगा। सबसे बड़ा जो कोशिका है वो शुतुरमुर्ग के अंडे हो जाएगा। संसार की सबसे छोटी कोशिका, तो माइकोप्लाज्मा जो है सबसे छोटी कोशिका है। मानव शरीर में पाए जाने वाला सबसे बड़ी कोशिका, तो ये अंडाणु महिलाओं में पाई जाती है। ओवम यानी मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु ओवम में पाई जाती है। और सबसे छोटी कोशिका अगर पूछे तो शुक्राणु पुरुषों में पाई जाती है। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका जो है, देखिए सेरेबेलम की ग्रेन्युल सेल होता है। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिका, तो लंबी कोशिका पूछा है तो ये तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन हो जाएगा, जो कि मस्तिष्क में पाया जाता है। सबसे लंबी कोशिका मस्तिष्क के तंत्रिका तंत्र में पाया जाता है, न्यूरॉन्स में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यह किसने प्रस्तुत किया कि सभी पौधे और जंतु कोशिकाओं से बने हैं तथा कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है? तो स्लाइडेन और स्वान ने कहा था कि सभी जो पौधे और जंतु बना है वो कोशिकाओं से बना है और कोशिका जो है जीवन की मूलभूत इकाई है। इस स्लाइडेन और स्वान ने कहा था। कोशिका में केंद्रक की खोज किसने किया? तो केंद्रक की खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन ने किया था 1831 में। रॉबर्ट ब्राउन 1831 ईस्वी में कोशिका के केंद्रक की खोज किया था। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में, यानी केंद्रक जो है ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं होता है, उसमें अनुपस्थित रहता है। एक कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? तो नाभिक। एक कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग नाभिक होता है। कोशिका प्रक्रियात्मक क्रियाओं को नियंत्रण कौन करता है? तो ये केंद्रक करता है। किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहते हैं? तो केंद्रक को कहते हैं, यानी किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहते हैं? तो केंद्रक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस कोशिका में नाभिक नहीं होता है? तो लाल रक्त कोशिका में नाभिक नहीं होता है। वनस्पति कोशिका एवं जंतु कोशिका का अंतर है किसकी उपस्थिति से स्पष्ट होता है? तो वनस्पति कोशिका और जंतु कोशिका का अंतर वनस्पति कोशिका में पाई जाने वाली कोशिका भित्ति से स्पष्ट होती है, जो जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेलुलोज भित्ति किसकी कोशिका में पाई जाती है? तो सेलुलोज भित्ति जो है ये पादप में यानी पौधे में पाई जाती है। पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं? तो सेलुलोज कहते हैं, यानी पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट सेलुलोज का बना होता है, यानी सेलुलोज कहते हैं। नेक्स्ट की कौन सी विशेषता लगभग प्रत्येक कोशिका में नहीं मिलती है? तो कोशिका भित्ति ये प्रत्येक कोशिका में नहीं मिलती है। कवक में कोशिका भित्ति मुख्य रूप से डैश से बनी होती है, तो कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया? तो कार्ल बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका में कौन सा कोशिकांग वायवीय शोषण द्वारा ऊर्जा के उत्पादन से संबंधित है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, यानी शोषण का काम जो है कोशिका में ये माइटोकॉन्ड्रिया करता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि कोशिका में जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा प्राप्त की जाती है, यानी कोशिका में जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा प्राप्त की जाती है तो एटीपी से। एटीपी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। क्रेब्स का चक्र संपन्न होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया में, यानी इसी क्रेब्स की चक्र संपन्न होता है माइटोकॉन्ड्रिया में और ऑक्सीजन बनता है। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी से संबंधित है, तो राइबोसोम जो है ये प्रोटीन से संबंधित होगा। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो नाभिक में डीएनए होता है, लेकिन नाभिक के अलावा ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए होता है। चलिए यूकेरियोटिक कोशिका में शोषण का कार्य कौन करता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। यूकेरियोटिक कोशिका में शोषण का काम माइटोकॉन्ड्रिया करता है। किसी कोशिका का कौन सा कोशिकांग को कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है? तो पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। कोशिका अंग को जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, कोशिका झिल्ली में कौन सा एक अर्धपरागमय होता है? तो कोशिका झिल्ली अर्धपरागमय होता है। कोशिका झिल्ली मुख्यतः किससे बनी होती है? तो लिपिड और प्रोटीन से कोशिका झिल्ली बना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस प्रक्रम के द्वारा कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अथवा ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार आ सकती है?
तो ये विसरण के दौरान जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार आ सकती है। यदि कोशिका के आसपास का मध्यम एक अल्प प्रसारण दाबी विलयन है तो कोशिका संभव है, तो ये फूलेगी, कोशिका जो है फूलेगी। गोल्जी काय की खोज किसने किया? तो कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने गोल्जी काय का खोज किया था। कोशिका के अणुओं को ट्रैफिक कंट्रोलर किसे कहा जाता है? कोशिका के अणुओं को ट्रैफिक कंट्रोलर जो है ये गोल्जी काय को कहते हैं। ट्रैफिक जो कंट्रोलर जो है ये गोल्जी काय को कहते हैं। और गोल्जी काय का मुख्य कार्य क्या है? तो कोशिका द्वारा संश्लेषित प्रोटीन, वसा और आदि को पैकेजिंग करना, यानी इधर से उधर भेजना। किस वैज्ञानिक ने 1839 में जीव द्रव्य नामकरण किया था? तो पुरकिंजे ने 1839 में जीव द्रव्य का नामकरण किया था। किसे जीवन के भौतिक आधार माना जाता है? तो जीव द्रव्य को, यानी प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार मानते हैं। कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है या किससे बना होता है? तो जो जीव द्रव्य बना होता है एक कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकाओं से बना होता है। चलिए नेक्स्ट की कोशिका का पाचन थैली किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम को कोशिका का पाचन थैली कहते हैं। किसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं? तो लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं। किसी कोशिका का कौन सा कोशिकांग अवशिष्ट निपटान में मदद करता है? तो ये लाइसोसोम हो जाएगा। कौन सा कोशिकांग अंग मुख्य रूप से पाचन एंजाइमों के संग्रहागार की तरह कार्य करता है? तो ये लाइसोसोम हो जाएगा। नेक्स्ट की किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहते हैं? तो राइबोसोम को प्रोटीन का कारखाना जो है ये राइबोसोम कहते हैं। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो राइबोसोम में। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम में होता है। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य उचित रूप से संपन्न नहीं होगा? तो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य ये उचित रूप से संभव नहीं होगा। कोशिका के 4 अवयव कोशिका द्रव, कोशिका कला, नाभिक, लवक है। इनमें से उस कोशिका को पहचानिए जो पौधों की कोशिका में पाया जाता है किंतु जब जंतु कोशिका में नहीं। तो लवक जो है ये पौधों में पाया जाता है, ना कि जंतु में। तो लवक सिर्फ पौधे में पाया जाता है। पादप कोशिका में लवक कितने प्रकार के होते हैं? तो पादप कोशिका में लवक जो है 3 प्रकार के होते हैं। हरित लवक, अवर्णीय लवक और वर्णीय लवक। ये 3 प्रकार के लवक होते हैं, हरित लवक, अवर्णीय लवक और वर्णीय लवक। चलिए आगे देखते हैं कि उस कोशिकांग का नाम क्या है जिसमें प्रकाश संश्लेषण होता है? तो क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण होता है। पादप कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं? तो हरित लवक को पादप कोशिका का रसोई घर हरित लवक कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित होता है तो जंतु कोशिका में क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित होता है। कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? तो तारकाय यानी सेंट्रोसोम जो है केवल पशु कोशिका में पाया जाता है, ये पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट आनुवांशिक विज्ञान यानी जेनेटिक्स का जनक किसे मानते हैं? तो मेंडल को। जोहान ग्रेगर मेंडल को आनुवांशिक का पिता कहते हैं। किस वैज्ञानिक ने वंशगति का गुणसूत्रीय सिद्धांत दिया था? तो सुटन और बोवेरी ने ये गुणसूत्रीय सिद्धांत दिया था वंशगति का। क्रोमोसोम जो है ये बना होता है, यानी क्रोमोसोम किससे बना होता है? तो डीएनए और प्रोटीन से बना होता है। मानव शरीर में जो गुणसूत्र संख्या है वो कितना है? तो 46, यानी 23 जोड़ा गुणसूत्र है। 23 जोड़ा यानी 46। देखिए नीचे क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ा की संख्या बताइए। तो 23 जोड़ा हो जाएगा। बहुगुणिता यानी पॉलीआइड किसमें परिवर्तन होने पर होती है? तो क्रोमोसोम की संख्या हो जाएगा। एक गुणसूत्र की संरचना में क्या उपस्थित होता है? तो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन। गुणसूत्र की संरचना में डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित होता है। गुणसूत्र का शीर्ष भाग डैश कहलाता है? तो टेलोमियर। गुणसूत्र का शीर्ष भाग को टेलोमियर कहते हैं। चलिए लिंग गुणसूत्र के कौन से संयोजन का परिणाम नर संतति होता है? तो XY हो जाएगा, यानी XY का परिणाम नर संतति होता है, यानी पुरुष जो बनता है XY से, और महिला संतति तो ये XX। अगर XX होगा तो महिला होगा। वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल को प्रस्तावित किया था। तो 1953 में आनुवांशिकी का इकाई तो जीन कहते हैं। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए संश्लेषण किया था तो हरगोविंद खुराना ने। चलिए जीन कहाँ उपस्थित होता है? तो गुणसूत्र में उपस्थित रहता है। जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन कहलाता है।
तो ये उत्परिवर्तन कहलाता है। डीएनए अणु के दो श्रृंखलाएं एक डैश बंधन द्वारा एक दूसरे से उनके हाइड्रोजन आधार से बंधे होते हैं। तो एक हाइड्रोजन बंधन के द्वारा जो है एक दूसरे से नाइट्रोजन आधार से बंधा होता है। डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन क्षारक अनुपस्थित होता है? तो यूरेसिल। डीएनए में यूरेसिल जो है ये अनुपस्थित रहता है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया? तो आर्थर कॉनबर्ग ने। डीएनए का पूर्ण रूप होता है तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल हो जाएगा, उसी को एसिड कहते हैं। डीएनए एक अणु के न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है? तो डीएनए के एक अणु के न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजनी क्षार और पेंटोज शर्करा और फास्फेट होता है। हमारा जीन जो है किससे बना होता है? तो जीन जो है ये डीएनए से बना होता है। आरएनए का पूर्ण रूप तो राइबोन्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। डीएनए से आरएनए बना ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। डीएनए से आरएनए बना ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। आरएनए अणु में थायमिन के स्थान पर पाए जाने वाले नाइट्रोजन क्षारक कौन है? तो थायमिन के स्थान पर यूरेसिल आता है। आरएनए का मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण में सहायक करना। प्राणी कोशिका में कौन से आरएनए की प्रचुरता होती है? तो स्मॉल आरएनए हो जाएगा। पपीता का पीला रंग जो है ये केरिकाक्जेंथिन के कारण ये पपीता का पीला रंग होता है। टमाटर लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है। सेब का लाल रंग एंथोसायनिन के कारण होता है। एंथोसायनिन के कारण जो है ये सेब लाल रंग होता है। कौन मानव त्वचा को रंग प्रदान करता है? तो मेलेनिन मानव त्वचा को रंग प्रदान करता है। सेक्युलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र है तो हैदराबाद में। सेक्युलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र हैदराबाद में है। चलिए, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और डायग्नोस्टिक अवस्थित है तो ये हैदराबाद में अवस्थित है। चलिए, अगला है किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम जीवित मुक्त कोशिका की खोज किया? तो एंटोनियो वान ल्यूवेनहॉक यानी जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने किया था। सर्वप्रथम जीवाणु की खोज तो ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु खोज किया था। विषाणु खोज जो है 1892 में विषाणु खोज इवानोव्स्की ने किया था। कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में किस पर लागू नहीं होता है? तो ये कोशिका सिद्धांत विषाणु पर लागू नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने किया? तो नॉल और रुस्का ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था। एकल कोशिका जीव कैसे प्रजनन करता है? तो कोशिका विभाजन के द्वारा एकल कोशिका जीव प्रजनन करता है। नेक्स्ट है कि कोशिका जो द्वार कोशिका से निकट रूप से संबंध है और अंतर्विष्ट है तो सहायक कोशिका हो जाएगा। कौन से भाग वनस्पति और जंतु दोनों ही कोशिका में पाए जाते हैं? तो कोशिका झिल्ली हो जाएगा, कोशिका द्रव हो जाएगा, केंद्रक हो जाएगा और माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। जो जीव प्रकाश का उपयोग कर भोजन तैयार करते हैं उन्हें किस रूप में जाना जाता है? तो स्वपोषी के रूप में जानते हैं। प्रदीप्त होने पर कौन सक्रिय हो जाती है और विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती है? तो प्रकाश सुग्राही कोशिका हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्राइमेशिया में भोजन एक विशिष्ट स्थान तक डैश की गति द्वारा पहुंचाता है जो कोशिका को पूरी तरह से ढके होते हैं तो ये पक्षाभ हो जाएगा। वनस्पति को पराबैंगनी किरण के दुष्प्रभाव से बचाने वाला जो वर्णक है ये केरोटिनॉइड हो जाएगा। बहुकोशिकीय जीव डैश द्वारा वृद्धि करते हैं तो कोशिका विभाजन के द्वारा। बहुकोशिकीय जीव जो है ये कोशिका विभाजन के द्वारा प्रजनन करते हैं, वृद्धि करते हैं। शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का उपयोग करते हैं? तो केवल समसूत्रण सेल का उपयोग करते हैं, यानी चोट को मरम्मत के लिए समसूत्रण का उपयोग करते हैं, समसूत्रण सेल का। डैश कोशिकीय पूर्ण सत्ता की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक है तो हेबरलैंड हो जाएगा। रंध्रों की संरक्षण कोशिका का कार्य करता है तो रंध्रों को खोलना और बंद करना। कोशिका की रसधानी चारों ओर से एक अर्धपराग में झिल्ली से घिरी रहती है जिसे कहते हैं तो इसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। यानी कोशिका की रसधानी जो है चारों एक अर्धपराग में झिल्ली से घिरी रहती है जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। एक विशेष कार्य करने वाली कोशिका के समूह को उत्तक कहते हैं। चलिए, आगे है कोशिकांग और इसके खोजकर्ता। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन। कोशिका झिल्ली की खोज रॉबर्ट हुक हो जाएगा। राइबोसोम की खोज जॉर्ज पेलॉड हो जाएगा। राइबोसोम की खोज किया था। माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसका खोज कोलिकर ने किया था।
गोल्जी की खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था। प्रोटोप्लाज्म का खोज जो है एनजे पुरकिंजे ने किया था, प्रोटोप्लाज्म की खोज। लाइसोसोम की खोज डी डुबे, लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने किया था। कोशिका भित्ति खोज रॉबर्ट हुक ने, कोशिका भित्ति की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। लवक की खोज हैकले, लवक का खोज हैकले ने किया था। और अंतः प्रदर्भ जालिका की खोज अल्बर्ट क्लाउड और कीथ पॉटर, यानी अंतः प्रदर्भ जालिका जो है इंडो रेटिकुलम जो है, इसकी खोज अल्बर्ट क्लाउड और कीथ पॉटर ने किया था। लवक जो है पौधों में पाया जाता है, इसका खोज हैकल ने, किसने, तो हैकल ने किया था। चलिए नेक्स्ट जो है ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर का रहने वाला है। चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन लगाएंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग इस वीडियो को एक शेयर कीजिएगा और नहीं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपको पूरे बुक का सलूशन इस चैनल पर मिलेगा। चलिए किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होता है, यानी किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होता है, बंदर में होता है। उसके बाद देखिए बंदर में होता है, चीता में होता है, तितली में होता है, लेकिन छिपकली में लिंग गुणसूत्र नहीं होता है। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा छिपकली। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में किन की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो प्रोटीन संश्लेषण में दोस्तों, प्रोटीन संश्लेषण में किसका जो है भूमिका महत्वपूर्ण है, तो ये हो जाएगा अंतर्द्रव जालिका और राइबोसोम। अंतर्द्रव जालिका और राइबोसोम हो जाएगा, यानी प्रोटीन जो होता है राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम होता है और राइबोसोम में जो है प्रोटीन पाया जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। परिक्रमित कोशिका मृत्यु के, यानी परिक्रमित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को कहते हैं। तो इसका आंसर यानी एपोटॉप्सी कहते हैं। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा एपोटॉप्सी। चलिए जीनोम चित्रण का संबंध किससे है, तो जीनोम चित्रण का जो संबंध है दोस्तों, ये जीन्स के चित्रण से, जीन्स के चित्रण से जीवों में आनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं। यानी जीवों में आनुवांशिक लक्षण जो है वो संतान में संतान में कौन सा लक्षण जाता है, यानी किसके द्वारा जाता है, तो ये क्रोमोसोम। इसका आंसर यानी क्रोमोसोम ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी गुणसूत्र हो जाएगा। गुणसूत्र के जो द्वारा जो है वो लक्षण बच्चों में जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जीव कोशिका एवं आनुवांशिक लक्षण के नियंत्रण में निम्नलिखित में कौन सा उत्तरदायी है। यानी जीव कोशिका में आनुवांशिक लक्षण के नियंत्रण में कौन सा उत्तरदायी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर डीएनए हो जाएगा। ऑप्शन डी डीएनए। पलवान जीन यानी जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो जंपिंग जीन जो है इसका प्रतिपादन किसने किया था, तो ये बर्बरा मैक्लिंटोक जो है ये यानी पलवान जिंक जंपिंग जीन के सिद्धांत के प्रतिपादक है। चलिए डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक एमिनो अम्ल नहीं बनाता है, यानी कौन सा यौगिक एमिनो अम्ल नहीं बनाता है, तो दोस्तों ये हो जाएगा यानी टायरोसिन। ये एमिनो अम्ल नहीं बनाता है, जबकि एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन ये सभी एमिनो अम्ल बनाता है, और टायरोसिन ये एमिनो अम्ल नहीं बनाता है। डीएनए में मौजूद शर्करा कौन सी होती है, डीएनए में मौजूद शर्करा होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा डीऑक्सीराइबोज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, तो दोस्तों ये आरएनए होते हैं, राइबोसोम्स आरएनए होते हैं। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। किसी भी प्रजाति में गुणसूत्र की संख्या होती है, तो दोस्तों ये हो जाएगा स्थिर रहती है, यानी किसी प्रजाति में गुणसूत्र की संख्या स्थिर रहती है। अगला क्वेश्चन क्या है कि देखिए किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है, यानी किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चलिए इसका आंसर हो जाएगा यानी गोल्जी से लाइसोसोम बनता है। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए करते हैं, तो दोस्तों ये माता पिता की पहचान के लिए, बलात्कारी के लिए, यानी और चोर को भी चोरी करता है तो डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग करते हैं, यानी उपयुक्त तो सभी हो जाएगा। चलिए संरचनाओं के कौन से युग्म प्रायः पादप और जंतु दोनों कोशिका में पाए जाते हैं, तो पादप और जंतु कोशिका में दोनों में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है। चलिए देखिए अंतर्द्रव जालिका और कोशिका कला ये दोनों जो है ये पादप और जंतु दोनों कोशिका में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में किस
कोशिका द्रव्य कोशिकांग को यूकेरियोटिक कोशिका के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिका माना जाता है। यानी किस कोशिका द्रव्य कोशिकांग को यूकेरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिका माना जाता है? तो इसका आंसर यानी सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। किस कोशिकांग को एटम बम कहते हैं? तो एटम बम जो है ये लाइसोसोम कहते हैं। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा लाइसोसोम। चलिए नेक्स्ट है मिलान करने वाला, चलिए इसको मिलान करते हैं। चलिए देखिए लाइसोसोम जो है यानी लाइसोसोम, इसका संबंध क्या है? तो ये कोशिका का अवशिष्ट का निपटान करता है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? तो ये ऊर्जा उत्पादन स्थल है। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा उत्पादन स्थल है। जबकि गोल्जी उपकरण क्या है? तो ये कोशिकाओं में उत्पादन का भंडार, सुधार एवं पैकेजिंग करता है। जबकि अंतर्द्रव जालिका जो है ये कोशिका के विभिन्न खंडों में पदार्थों का संवहन करता है। तो इस प्रकार जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, डीएनए के मूल इकाई को क्या कहते हैं? तो डीएनए के मूल इकाई को दोस्तों न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड। नेक्स्ट की कौन सी एक, चलिए निम्नलिखित में से कौन सी एक उपापचय की क्षमता पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया, वृद्धि और जनन जैसे जीवन के गुणों को दर्शाने वाली लघुत्तम इकाई है? तो इसका आंसर यानी कोशिका हो जाएगा। यानी सभी जीवन के लिए मुख्य जो उत्तरदायी है वो कोशिका है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक कोशिकांग समूह में डीएनए होता है, यानी किस कोशिकीय कोशिकांग में डीएनए होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी सूत्रकणिका। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है, केंद्रक में डीएनए होता है और हरित लवक में डीएनए होता है। यानी इसका आंसर उपयुक्त ऑप्शन ए हो जाएगा सूत्रकणिका। यानी माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक और हरित लवक ये सभी में डीएनए होता है। तो दोस्तों हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं चैप्टर 1। अगर आप लोग चाहते हैं नेक्स्ट चैप्टर जल्द ही आए तो आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि बायोलॉजी का एक मास्टर वीडियो होना चाहिए तो वो आप लोग अपने राय कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। और जितने भी साथी नए हैं वो सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।